नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय यूनिट का टॉपिक दुर्खिम के द्वारा दिए गए श्रम विभाजन के सिद्धांत को समझाऊंगी। समाज में श्रम विभाजन दुर्खिम की सर्वप्रथम कृति है, जिसे उन्होंने फ्रेंच भाषा में डी ला डिवीज़न डू ट्रैवल सोशल नाम से प्रकाशित करवाया और जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नाम से हुआ। इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1893 में हुआ। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया है और साथ ही श्रम विभाजन से जनित समस्याओं एवं अनेक नवीन अवधारणाओं का भी उल्लेख किया है। चूँकि ये ग्रंथ दुर्खिम की पहली रचना थी, इसलिए इसमें विचारों का बिखराव तथा साथ ही भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न रहा। रेमंड एरन ने श्रम विभाजन की केंद्रीय समस्या को दुर्खिम के संपूर्ण समाजशास्त्र चिंतन की प्रमुख समस्या बताया है। यह समस्या व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध की है। दुर्खिम की रचना समाज में श्रम विभाजन 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें श्रम विभाजन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ये 3 खंड हैं। पहला, श्रम विभाजन के प्रकार, दूसरा कारण एवं दशाएं और तीसरा श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। पहले हम देखेंगे श्रम विभाजन के प्रकार। इसके अंतर्गत दुर्खिम ने सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना है और उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के स्वरूप, एकता के रूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उत्विकास आदि अनेक समस्याओं और अवधारणाओं की व्याख्या की है। दूसरा है कारण एवं दशाएं। इस खंड के अंतर्गत दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण एवं परिणामों की विस्तार से चर्चा की है। तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। इसके अंतर्गत कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण पुस्तक 14 अध्यायों में बटी हुई है, किंतु अध्यायों की विषय सामग्री उनके शीर्षकों से पूरी तरह बंधी हुई नहीं है। हम यहाँ इस ग्रंथ के आधार पर दुर्खिम के श्रम विभाजन की चर्चा करेंगे। अब हम इसको विस्तृत रूप में देखने के लिए सबसे पहले लेंगे श्रम विभाजन का प्रकार्य। एक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री के रूप में दुर्खिम ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन के प्रकार्य का उल्लेख किया। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए श्रम विभाजन के प्रकार्यात्मक विश्लेषण से ही इस ग्रंथ का आरंभ किया है। सर्वप्रथम उन्होंने प्रकार्य शब्द के अर्थ की व्याख्या की है। उसके प्रकार्य के 2 अर्थ बताए। पहला, प्रकार्य का अर्थ गति व्यवस्था अर्थात क्रिया से है और दूसरा क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। दुर्खिम ने प्रकार्य शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है। श्रम विभाजन के प्रकार्य से उसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकार्य का अर्थ उसने परिणाम या प्रभाव से नहीं लिया है, वरन भूमिका के अर्थ में लिया है।
प्रकारों के अभाव में किसी शरीर या उसके अंगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। दुर्किम समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं। नैतिक व्यवस्था के अभाव में कोई भी सामाजिक व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। इसलिए किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रकार्य स्वाभाविक रूप से नैतिक होना चाहिए। दुर्किम के अनुसार नैतिकता के व्यवहार वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और जिनके साथ समूह की अभिमति जुड़ी होती है। इस प्रकार नैतिक तथ्य का संबंध मानव आचरण से है और श्रम विभाजन की प्रकृति भी नैतिक है। इसलिए श्रम विभाजन का प्रकार्य भी स्वाभाविक रूप से समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना है, क्योंकि श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ समाज में विशेषीकरण और उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, बौद्धिक तथा भौतिक प्रगति होती है, सुख के उपभोग और ज्ञान का प्रसार होता है। इसलिए समाज में सभ्यता बढ़ती है। यही कारण है कि कई विद्वान श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं, किंतु दुर्किम मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ प्रकार्य से नहीं है। सुखों की वृद्धि या भौतिक एवं भौतिक प्रगति श्रम विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसलिए वे इसके परिणाम हैं, प्रकार्य नहीं, और प्रकार्य परिणाम नहीं होता। दुर्किम ने सभ्यता के विकास में 3 प्रकार के विकास को सम्मिलित किया है: औद्योगिक, आर्थिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक विकास। औद्योगिक या आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो यह इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। नैतिक उन्नति के बजाय अपराध और आत्महत्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। रेल, मोटर, तार और अन्य मशीनें हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। वायुयान और भी अधिक उपयोगी होता जा रहा है, किंतु इनके साथ कोई नैतिक बंधन नहीं है। दुर्किम का मत है कि औद्योगिक क्रियाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु नैतिक आवश्यकताओं की नहीं। दूसरी बात है कलात्मक विकास। कलात्मक विकास का संबंध भी नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। दुर्किम तो कला को विलासिता एवं उद्देश्यहीन परिश्रम मानते हैं। कलाकृतियों में नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु स्वयं कला नैतिक तथ्य नहीं है। कला के नाम पर रागात्मक प्रवृत्तियों के अनियंत्रित एवं उत्तेजित विकास को दुर्किम एक नैतिक संकट ही मानते हैं। वैज्ञानिक विकास दुर्किम ने सभ्यता के तत्वों में से केवल विज्ञान को ऐसा पक्ष माना है जिसमें आंशिक रूप से नैतिकता का तत्व है, क्योंकि समाज में सदस्यों के द्वारा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना तथा वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार दुर्किम सभ्यता के तीनों पक्षों के विकास का संबंध नैतिक विकास से नहीं मानते। इस संदर्भ में दुर्किम ने लिखा है, नैतिकता सबसे कम अपरिहार्य, अत्यंत आवश्यक है, नित्य का भोजन है जिसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है। दुर्किम यह भी मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूह जन्म लेते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना
समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकते। अतः विभिन्न समूहों के बीच एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है और श्रम विभाजन का कार्य इसी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाएं एवं आवश्यकताएं बदलती हैं, तो नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक सामाजिक आवश्यकता है और उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। दुर्कheim के अनुसार ये दोनों ही कार्य श्रम विभाजन द्वारा पूरे किए जाते हैं। श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्कheim ने कई उदाहरण दिए हैं। हम केवल उन लोगों से ही मित्रता नहीं करते जो हमारे से समानता रखते हैं, वरन उनसे भी हम मित्रता रखते हैं जो हमारे से भिन्नता रखते हैं, क्योंकि जिस बात की कमी का अनुभव करते हैं उसकी पूर्ति हम अपने मित्र में ढूंढते हैं। दुर्कheim लिखते हैं, हमारे अंदर चाहे जितने भी गुण हों, फिर भी हम में कोई ना कोई अभाव होता है और हम में से सर्वोत्तम भी अपनी कमी को महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम अपने मित्रों में उन गुणों की खोज करते हैं जो हम में नहीं होते, क्योंकि उनके साथ रहने में हम कुछ अंशों में उनकी प्रकृति में भागीदार बन जाते हैं और स्वयं को कम अपूर्ण अनुभव करते हैं। इस प्रकार समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण का कारण हो सकते हैं। दुर्कheim ने वैवाहिक एकता एवं स्त्री पुरुष की एकता को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। इनकी एकता का कारण उनकी भावात्मक एवं वैचारिक समानता ही नहीं, वरन उनमें पाई जाने वाली भिन्नता भी है। दुर्कheim कहते हैं कि लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की पाई जाने वाली भिन्नता भी है, पुरुष की एकता का एक प्रमुख स्रोत है। इन दोनों ही कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। स्त्रियों का कार्य रागात्मक क्षेत्र से एवं पुरुषों का बौद्धिक क्षेत्र से है। श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है और इनके प्रयत्नों को संगठित करता है। दुर्कheim का मत है कि श्रम विभाजन का कार्य केवल यही नहीं है कि समाज के कार्य होते रहें या उनकी कुशलता और परिणाम में वृद्धि हो, वरन इसका प्रमुख कार्य तो समाज में एकता उत्पन्न करना है। सामाजिक एकता के लिए भी श्रम विभाजन को आधार माना गया है तथा कानूनों के स्वरूप एकता के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूप अपराध, दंड, सामाजिक उद्विकास आदि उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनेक समस्याओं व अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। वस्तुओं की मांग बढ़ी और आवश्यकताओं से विशिष्टताओं का विस्तार हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप सामाजिक उत्पादन कार्यों में श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस की गई। इस तरह श्रम विभाजन में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता को सावयवी एकता में परिवर्तित कर दिया गया। श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ समाज में विशेषीकरण व उत्पादन में वृद्धि होती है। बौद्धिक व मौलिक प्रगति सुख के उपभोग में ज्ञान का प्रसार करती है, इसलिए समाज में सभ्यता बढ़ती है। अनेक विद्वान श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं, किंतु दुर्कheim का कहना है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ है प्रकार्य से नहीं। श्रम विभाजन के कारण सुखों की वृद्धि, बौद्धिक व भौतिक प्रगति होती है, अतः यह इसके परिणाम हैं। श्रम विभाजन से समाज में एकता पैदा होती है। इस संबंध में दुर्कheim कई उदाहरण देते हैं, और जो कि हमने अभी स्पष्ट किया था कि हम कई लोगों से मित्रता करते हैं, उसमें कईयों के गुण हमसे मिलते हैं और कईयों के नहीं मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी उन भिन्नता और समानता रखने वाले लोगों से अपनी मित्रता करते हैं, ताकि हम
हमारे में जो कमी है उनको हम अपने मित्रों में ढूंढ सकें। इस तरह से दुर्खिम ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि श्रम विभाजन में कानून या अन्य एकता किस तरह से प्रभावित होती हैं। आगे का हम इसके दमनकारी कानूनों या कानून के स्वरूप को अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।